चलिए, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। आपके लिए आपके समय के अनुसार। चलिए, तो जैसा कि हम लोग पीछे के ही क्लास में जिक्र किए थे कि अब आपका इलेक्ट्रोस्टैट और ऑप्टिक्स के 2 चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। 2 चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। क्लियर? तो उस दोनों चैप्टर को उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप अच्छी तरीके से पढ़े होंगे और उसका अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। और मेरे तरफ से आप लोगों के लिए ये सजेशन भी है कि आप उसे अच्छी तरीके से तैयार करें, अच्छी तरीके से पढ़ें, अच्छी तरीके से समझें, हर एक टॉपिक को पढ़ें, क्योंकि एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट सभी टॉपिक को टच किया जाता है कि क्वेश्चन हम किस तरीके से पूछते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जिसको हम आपको बताएंगे कि किस चैप्टर में कौन कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर? तो इस तरीके से ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे, अच्छी तरीके से समझें। लेकिन जब न्यूमेरिकल्स या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात आती है, एमसीक्यू क्वेश्चन की बात आती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब भी बनता है तो आपके पास जितना थॉरो नॉलेज रहेगा, मतलब पूरे टॉपिक का जब आपके पास नॉलेज रहेगा तो उसका आंसर आप बहुत अच्छी तरीके से और आसानी से आप दे सकते हैं। क्लियर? तो हम जो आपको बोल रहे हैं, उम्मीद आप ये भाषा भी समझ रहे होंगे आखिर ये हम क्यों बोल रहे हैं। तो हम ये आपके लिए बोल रहे हैं, पहले से आपको निश्चित करा रहे हैं कि किस तरीके से आप पढ़ें, किस तरीके से तैयारी करें ताकि आपका अच्छा से अच्छा एग्ज़ाम पेपर जाए। क्योंकि अभी जो स्थिति देख रहे हैं, माहौल जो बनी हुई है कि जब तक आपका कोरोना लास्ट नहीं होता है तब तक सरकार स्कूल, कॉलेज और कोचिंग खोलने का निर्देश नहीं दे रही है। तो चलिए, स्वाभाविक प्रॉब्लम है, आता है, ये अलग बात है कि आपके समय में आया। तो चलिए, प्रॉब्लम कोई कह के भी नहीं आता है, लेकिन आपके लिए, आप लोगों के लिए हम लोग ये व्यवस्था किए हुए हैं कि ताकि आपका पढ़ाई ना रुके, पढ़ाई चलती रहे। वैसे नेक्स्ट मंथ में उम्मीद है कि ओपन भी हो जाना चाहिए। क्लियर? तो चलिए, अब हम लोग बात किए थे कि नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा शुरू करेंगे? तो नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे करेंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, जो आप 10th में भी पढ़ते हैं और अच्छी तरीके से ही पढ़े होंगे। 10th में भी आप अच्छी तरीके से पढ़े हैं और उसी कारण से आपने 10th में अच्छा मार्क्स भी ऑब्टेन किया, जिसके कारण आपने साइंस लिया। तो इसी तरीके से जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो पढ़ा हुआ चीज़ है, इंटरेस्ट भी अच्छा आएगा, मन भी लगेगा और लगेगा कि नहीं हर चीज़ पढ़ रहे हैं और हर चीज़ हम अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। तो चलिए, आज का टॉपिक शुरू करते हैं, बाकी सारे प्रॉब्लम को दूर छोड़कर आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो चलिए हम लोग भी आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि एक चीज़ आप याद रखें कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अगर आप भी कोशिश करेंगे तो आपकी भी हार नहीं होगी। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपका न्यू चैप्टर है और ये चैप्टर है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए, ये आपका हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम लोग हिंदी में विद्युत धारा बोलते हैं। चलिए, तो चलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी। और अगर आपको याद होगा तो आपने पढ़ा था कि जैसे अगर मान लो ये कोई कंडक्टर है, कि इस तरीके से ये आपका कोई कंडक्टर है। क्लियर? तो ये आपका कंडक्टर हो गया। तो इस कंडक्टर में करंट कितना फ्लो कर रहा है अगर हम लोग आई मानते हैं तो कहता है किसी चालक से, किसी कंडक्टर से आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर का मतलब कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट
ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्लियर? तो ये आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ए कहलाएगा, और लेंथ अगर दिया होगा तो वो लेंथ हो गया, कंडक्टर का लेंथ होगा। तो कहता है किसी कंडक्टर से प्रवाहित आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। क्लियर? कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? तो द रेट ऑफ, तो चलिए शुरू करते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शन, थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड। आइए सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं कि चलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कहते किसको हैं, या इसमें हम लोग क्या चीज़ पढ़ते हैं, चलिए पहले हम इस पे डिस्कस करते हैं। कि जैसे अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था, हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा। क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा। और इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोगों ने पढ़ा था जितनी भी चीज़, फोर्स हो, फील्ड हो, पोटेंशियल हो, सारे स्टैटिक चार्ज के लिए था। वो सारा क्या था आपका? स्टैटिक चार्ज के लिए था। लेकिन जब वही चार्ज फ्लो करने लगता है तो क्या बन जाता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि नहीं करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो ये आपका फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें चार्ज का मोशन में स्टडी किया जाता है, चार्ज का मोशन में स्टडी किया जाता है, उसे करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? तो ये आपका हो जाएगा कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of study of charge in motion is called current electricity, is called current electricity। क्लियर? तो ये आपका हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश का गति में अध्ययन किया जाता है, उसे विद्युत धारा कहते हैं। उसे विद्युत धारा कहते हैं। क्लियर? तो ये आपका हो गया कि जैसे कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश का गति में अध्ययन किया जाता है, उसे विद्युत धारा कहते हैं। और चलिए इसमें सबसे जरूरी पार्ट क्या है? तो ये सबसे जरूरी पार्ट है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट करते हैं और इसे हम लोग हिंदी में विद्युत धारा कहते हैं। क्लियर? कि विद्युत धारा क्या है? तो जैसा कि हम पहले भी आपसे जिक्र किए कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज through a cross section of conductor is called electric current,
इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट में से प्रवाहित आवेश की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्लियर? तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे अगर हम लोग मान लें कि लेट क्यू क्या है आपका, तो क्यू आपका है चार्ज फ्लो थ्रू कंडक्टर इन टाइम टी। क्लियर? कि चालक से टी समय में प्रवाहित धारा। क्लियर? तो यहां से अगर हम लोग डिफिनीशन के अनुसार लिखें तो आई बराबर आपका क्या हो जाएगा, इट बिकम्स इक्वल टू क्यू बाई टी। क्लियर? तो ये आपका हो गया क्यू बाई टी। दूसरा हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े हैं क्यू इक्वल टू क्या होता है, एन इंटू ई। क्यू इज इक्वल टू होता है एन इंटू ई। तो नेक्स्ट आप ये भी लिख सकते हैं कि आई बराबर क्या हो जाएगा, तो एन इंटू ई बाई टी। यहाँ पर एन क्या है आपका, एन आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ई क्या है आपका एलिमेंट्री चार्ज है, जिसका वैल्यू आप जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर? तो इस तरीके से ये आपका नेक्स्ट फार्मूला ये भी बन जाता है कि आई इक्वल टू क्या होगा, एन इंटू ई बाई टी। चलिए प्लीज आप यहां तक राइट करें। क्लियर? ओके, चलिए रब करते हैं। चलिए ओके, तो हम लोग क्या देखें, आई इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई बाई टी। ये आपका दूसरा चैप्टर चालू हो गया जिसका नाम क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। क्लियर? तो आई इज इक्वल टू एन ई बाई टी। ना देखिए अगर हम लोग बात करें कि अगेन हम लोग मान लेते हैं कि लेट कि दिस इज, चलिए डेल क्यू, कि एक छोटे टाइम में, तो दिस इज डेल क्यू। तो ये आपका हो गया चार्ज फ्लो थ्रू कंडक्टर इन टाइम डेल टी। क्लियर? कहता है कि डेल टी मतलब एक छोटे समय में, कि डेल टी समय में चालक से प्रवाहित धारा। क्लियर? अब यहां पर देखें हम लोग एक छोटे समय का बात करें तो यहां पर आई बराबर क्या हो जाएगा, तो ये आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगा, और इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है आपका दिस इज लिमिट, क्या लेंगे हम लोग, डेल्टा टी टेंस टू जीरो। और इस टेंस टू जीरो का मतलब क्या होता है कि ये जीरो के करीब है, जीरो नहीं है। ये आप लोग लिमिट्स कंटिन्यूटी में अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। और ये आपका बन जाता है इट इज इक्वल टू डेल क्यू बाय क्या होगा, डेल टी। और फाइनली ये हो जाता है डी क्यू बाई डी टी। तो नेक्स्ट फार्मूला आपको बना इट इज इक्वल टू आई बराबर क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी। अगर आप यहाँ पर गौर करें, कहने का मतलब कि इफ चार्ज वेरीज विद टाइम, कि अगर आपका चार्ज टाइम के साथ वेरी करता है तो करंट बराबर क्या होगा, करंट आई इज इक्वल टू हो जाता है डी क्यू बाई डी टी।
dq/dt, जिसे आप अगर फर्दर सॉल्व करें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि इट इज dq इजकल टू क्या हो जाता है I dt। और अगर हमें करेंट वेरीज विथ टाइम, कि अगर करेंट टाइम के साथ वेरी करता है और चार्ज कैलकुलेट करना है, तो चार्ज अगर कैलकुलेट करना है तो इसे क्या करेंगे, dq बराबर क्या हो जाएगा I इंटू डी टी विथ लिमिट। तो ये भी आपका एक फार्मूला बन के तैयार हुआ। क्लियर? ये यहां पर हुआ कि आप इसको लिख सकते हैं कि इफ चार्ज वेरीज विथ टाइम, इफ चार्ज वेरीज विथ टाइम, की यदि आवेश समय के साथ बदलता है। और यहां पर क्या हम लोग लिखेंगे, तो यहां पर लिख सकते हैं कि इफ करंट वेरीज विथ टाइम, कि इफ करंट वेरीज विथ टाइम, कि यदि धारा समय के साथ बदलती है। तो यदि आपका इलेक्ट्रिक करंट टाइम के साथ वेरी करता है और चार्ज निकालना है, तो हम लोग dq इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dq इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I dt यूज करेंगे, I dt यूज करेंगे। क्लियर? और इस स्थिति में इफ चार्ज वेरीज विथ टाइम, कि अगर चार्ज टाइम के साथ वेरी करता है तो I बराबर क्या होता है dq/dt। क्लियर? तो सारे के सारा चीज आपका इसमें महत्वपूर्ण अभी चल रहा है। ओके, ना देखिए हम लोग बात करते हैं कि अगर आप मान लो कि चार्ज वेरी कर रहा है, तो जैसे देखें यहां पर हम बोलते हैं कि कोई एक कंडक्टर आपको दिया हुआ है, कि जैसे आप देखो यहां पर ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर से n पार्टिकल्स हैं। ये कितने पार्टिकल्स हैं आपके पास, n पार्टिकल्स हैं, और ये इस तरीके से पास कर जाते हैं। क्लियर? तो वही कहता है कि अगर n पार्टिकल्स की if n particles each of charge q passes through a conductor, कि passes through a conductor in time t। क्लियर? तो यदि n कण प्रत्येक का आवेश q किसी चालक से t समय में पास करता है। तो अगर ये t समय में पास करता है तो I इजकल टू क्या जानते हैं हम लोग, I इज इक्वल टू जानते हैं कि टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम। तो यहां पर टोटल चार्ज कितना जा रहा है, n पार्टिकल्स है और प्रत्येक पर चार्ज कितना है q, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा इट इज इक्वल टू nq/t। nq/t कुछ नहीं किया, टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम। क्लियर? तो चलिए अगेन आप इसे भी राइट करें, नेक्स्ट फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए क्लियर? चलिए रब करें, तो चलिए इसे भी रब करते हैं। क्लियर? ना देखिए अगर हमें बोला जाए कि इफ n particles per unit
per unit area, n particles per unit area, each having charge q, each having charge q passes through a conductor, in 1 second, क्लियर। अब यहां पर क्या होगा, आप अपने से सोचें और इसको फार्मूला के रूप में डिराइव कर लें। कहता है कि यदि किसी चालक से प्रति एकांक क्षेत्रफल से n कण प्रत्येक का आवेश q एक सेकेंड में पास करता है। चलिए गौर से ध्यान देंगे कि यहां पर क्या कह रहा है कि जैसे आप यहां से मान लो कि ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर से इस तरीके से आपका n पार्टिकल्स पास किया, टोटल पार्टिकल्स कितने हैं, n है, क्लियर। लेकिन ये कहता है पर यूनिट एरिया, इसका एरिया कितना है, तो इसका एरिया a है, इसका एरिया क्या है आपका a। अब n पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया, n पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे। तो यहां से अगर हम निकालें कि दिस इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हम n ले लें, नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब हुआ कण की संख्या, कि चलिए कण की संख्या कितनी होगी, तो n इंटू ए, क्लियर, बात समझ गए होंगे। पर यूनिट एरिया बोल रहे थे, एरिया से हमने मल्टीप्लाई किया। अब यहां पर आप निकालो टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना होगा, तो ये टोटल चार्ज हो जाएगा नंबर कि जैसे यहां से इसको कैपिटल N आप ले लें नंबर, और ये आपका हो जाएगा स्मॉल n इंटू ए। तो यहां भी हम लोग ले सकते हैं दिस इज n इंटू ए या इंटू क्यू, क्योंकि एक पर चार्ज कितना है आपका, एक पर चार्ज है क्यू, और टाइम कितना लग रहा है, ये आपका हुआ कुल आवेश। और अगर आप टाइम की बात करें समय की, तो कितना समय लग रहा है, तो समय आपको लग रहा है 1 सेकेंड। अब यहां से देखिए आई बराबर कर देते हैं टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम। टोटल चार्ज कितना था, तो ये आपका हो गया इट इज एन क्यू ए बाय टोटल टाइम कितना हुआ, इट इज इक्वल टू 1। अगर टी टाइम दिया रहता तो हम लोग टी लेते, और ये टोटल आपका निकल जाता है इट इज इक्वल टू एन क्यू ए, क्लियर, ओके। तो चलिए इसे भी आप राइट करो, क्योंकि हर एक पॉइंट को हम अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और उम्मीद है आप समझ भी रहे होंगे। चलिए क्लियर, तो रब करें, चलिए रब करते हैं इसको भी। ना देखिए इसी चीज में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, और फिर हम नेक्स्ट फार्मूला डिराइव करते हैं कि सारे आपके नेक्स्ट पॉइंट n पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया की जगह पर हम वॉल्यूम कर देते हैं, इट इज वॉल्यूम ईच हैविंग चार्ज q, कि मूविंग विथ वेलोसिटी v, थ्रू ए कंडक्टर, क्लियर, कि मूविंग विथ वेलोसिटी v थ्रू ए कंडक्टर, ओके। कि यदि किसी चालक से
प्रति एकांक आयतन प्रति एकांक आयतन से n कण, प्रत्येक का आवेश q, प्रत्येक का आवेश q भी वेग से गमन करता है। तो हमको निकालना क्या है, करंट निकालना। जैसे आप देखो यहां से कि ये आपका एक कंडक्टर है, क्लियर। तो चलिए ये आपका एक कंडक्टर हो गया और इसका लेंथ कितना है, तो लेंथ आपको है L। और चलिए इस तरीके से हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लेते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितनी है, A। ऑब्वियसली इसका वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू लेंथ। तो यहां भी हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लेंगे, क्योंकि n है क्या, कहता है यदि किसी चालक से प्रति एकांक आयतन से n कण, तो n है क्या, n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब प्रति एकांक आयतन में कण की संख्या। तो यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा कितना। तो ये यहां पर हो गया कण की संख्या। तो चलिए कण की संख्या हम लोग निकाल लेते हैं। तो n बराबर क्या हो जाएगा, तो ये इंटू वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ, NaL, क्लियर। और जब आप NaL निकाल लिए तो यहां पर भी टोटल चार्ज निकाल लीजिए। तो ये हम लोग क्या करेंगे, टोटल चार्ज निकाल लेते हैं। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, एक पर चार्ज कितना है आपका, इट इज इक्वल टू Q। तो ये आपका हो जाएगा इट इज इक्वल टू NaLQ। तो ये आपका हो गया इट इज इक्वल टू NaLQ, क्लियर। अब बात आती है टाइम की। तो टाइम भी वेलोसिटी से ये गति में, और लेंथ कितना है L। तो यहां पर लिखेंगे कि टाइम टेकन बाय, कि टाइम टेकन बाय पार्टिकल, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू क्रॉस लेंथ L, कि L लंबाई को, कि N लंबाई को पार करने में लगा समय, तो T बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस है आपको L, और स्पीड कितना है, वेलोसिटी कितना है V, तो L/V। अब निकाल लो करेंट। तो जब आप करेंट निकालेंगे तो अब हम लोग लिखेंगे दिस इज देयरफॉर I। तो करेंट बराबर टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम। देखें टोटल चार्ज कितना था, तो ये टोटल चार्ज है आपका NaLQ बाय क्या होगा, इट इज इक्वल टू L/V। ये L कैंसिल हुआ और आपको बच गया NaQ भी। और इस तरीके से मेरा करंट निकलेगा NaQ भी, क्लियर। तो चलिए इसे भी आप राइट करें, क्लियर। ओके कंप्लीट। तो चलिए इसे भी हम रब करते हैं। ओके ना, यहां पर देखें अब हम लोग इफ, तो ये कहता है इफ एन इलेक्ट्रॉन rotates in a circular path of radius R,
रेडियस आर विथ फ्रीक्वेंसी न्यू, विथ फ्रीक्वेंसी न्यू। ये कहता है कि यदि एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r में आवृत्ति न्यू से घूमती है। अब यहां पर देखो क्या हो रहा है, तो यहां पर ये आपका एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस आपको दिया हुआ है, और ये आपका एक इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन उसमें घूम रहा है, उसका क्या दिया हुआ है, उसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। चलिए आई बराबर हम लोग निकालते हैं टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम। तो ये यहां से आई बराबर आपको क्या हो जाएगा, दिस इज क्यू बाय टी। और टाइम क्या है, तो कहता है टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। ये हम लोग 11th में पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन में कि टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, किसी कण को एक चक्कर पूरा करने में लगे समय को टाइम पीरियड कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। तो ये आपको हो गया क्यू बाई टी। और हम लोग जानते हैं कि दिस इज 1/t इजकल टू क्या होता है आपका, तो 1/t इजकल टू होता है न्यू फ्रीक्वेंसी। तो चलिए ये आपका हो गया चार्ज की जगह पर हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात है तो इलेक्ट्रॉन E/T ले सकते हैं, और अगर देखें तो E इंटू न्यू भी ले सकते हैं, E इंटू न्यू भी ले सकते हैं। दूसरा अगर आप और भी सोचो तो टाइम पीरियड को दूसरे तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि एक चक्कर अगर वो पूरा करेगा तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो गया दिस इज इक्वल टू E/T। और यहाँ से देखें तो ये T बराबर आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, ये T इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा 2πr। अब वेलोसिटी आपको दिया रहेगा तो 2πr/v। तो यहाँ पर T इक्वल टू आप वो भी पुट कर सकते हो, और ये आपका हो जाएगा इट इज इक्वल टू 2πr/ क्या होगा v। अगेन देखें आप फार्मूला बनाएं तो ये फार्मूला आपका बन जाता है E इंटू वी वेलोसिटी बाय क्या हो रहा है, इट इज इक्वल टू 2πr। अगेन अगर आप एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में रिलेशन चाहते हो तो वो फार्मूला भी आप जानते हैं सर्कुलर मोशन से, और v बराबर क्या होता है, इट इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो चलिए v इज इक्वल टू ओमेगा आर पुट कर दीजिए, तो ये आपका हो गया E इंटू ओमेगा आर बाय कितना हो गया 2πr, आर कैंसिल हो जाएगा, और ये आपको बन जाएगा E ओमेगा बाय 2π। तो देखिए एक तरीके से आप एक नहीं बहुत फार्मूला आपने डिराइव कर दिया। फर्स्ट I इज इक्वल टू E/T, ये भी हो गया I इज इक्वल टू E न्यू। अगेन आप देखें ये निकल गया आपको सारा I है, क्लियर। दिस इज I इज इक्वल टू E इंटू वी बाई 2πr, अगेन E ओमेगा बाई 2π, अगेन इट इज I। तो चलिए इस तरीके से आप देखो कि बहुत सारे फार्मूला निकलेंगे, और इस फार्मूला को भी हम याद करने की जरूरत नहीं है, हम लोग एक फार्मूला से दूसरे को डेराइव करते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। वैसे ये आपका एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम का मतलब सबसे ज़्यादा, इससे ज़्यादा पॉइंट हो ही नहीं सकता। हम जितना पॉइंट आपके लिए करंट में बता दिए इट इज़ इनफ फॉर ऑल एग्जाम्स, करें तो किसी भी एग्जाम के लिए ये इनफ है। तो चलिए प्लीज़ इसको भी आप राइट करें। चलिए ओके कंप्लीट। चलिए इसे भी रब करते हैं। ओके अब हम देखते हैं कि ये आपका करंट कौन सी क्वांटिटी है। तो करंट आपकी स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब अधिक राशि, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है।
वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। बाकी अगर कोई पूछे का हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इट डजंट फॉलो वेक्टर लॉ, कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कि यह सदिश कि यह योग के सदिश नियम का पालन नहीं करता है। क्लियर? जैसे आप देखें कि अगर इसका यूनिट का बात करें तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो इसका यूनिट आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है, और फंडामेंटल क्वांटिटी में आप जानते होंगे कि इसका यूनिट होता है एम्पियर, जिसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं, अगर इसका सीजीएस यूनिट आप जानना चाहें तो सीजीएस यूनिट में इसे हम लोग कहते हैं वाट, जिसे हम लोग BI से डिनोट करते हैं, और 1 वाट इज इक्वल टू आपको 1/10 एम्पियर होता है। 1 वाट इज इक्वल टू 1/10 एम्पियर होता है। क्लियर? नाउ चलिए इसका डायमेंशन, तो इसका डायमेंशन जब हम लिखेंगे तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी है आपका, तो ये आपका होगा, चलिए m का टर्म नहीं है, l का भी टर्म नहीं है, t का भी टर्म नहीं है, a का टर्म है। बाकी बहुत जगह आप देखेंगे तो इस a की जगह पर i का भी यूज किया जाता है। क्लियर? तो ये आपके कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन थे, बेसिक पार्ट्स थे करंट इलेक्ट्रिसिटी के, जिसमें हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रिक करंट क्या है और उस इलेक्ट्रिक करंट को कितने तरीके से आप निकाल सकते हैं। क्लियर? तो चलिए इसे आप अच्छी तरीके से पढ़ते रहें, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे के टॉपिक को लेके आएंगे। क्लियर? करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही नेक्स्ट टॉपिक होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे नहीं टाइप्स ऑफ करंट, कितने प्रकार का करंट होता है, कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट, तो सारी चीज़ों का अध्ययन एक एक करके करेंगे। ये हमने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए करंट के बारे में बताया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है और इलेक्ट्रिक करंट में मैक्सिमम कितने प्रकार से चीज़ पूछा जा सकता है। क्लियर? तो अच्छी तरीके से समझे होंगे। इसी तरीके से मन से पढ़ते रहें, पढ़ाई करते रहें, और अगर अपने लिए बात करें तो पीछे के सारे क्लास में हम आपसे बात किए हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, तो इस चीज़ को भी याद रखें। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।